अमेरिकी थिंक टैंक ग्रुप से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। एक और जानकारी आपको दे दें, आर्थिक हालात और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई। दुनिया की बदलती राजनीति पर भी मंथन हुआ है इसमें। और देखिए, अमेरिकी एक्सपर्ट ग्रुप से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मुलाकात में, इस मीटिंग में क्या हुआ है, अब उसकी एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। एक्सपर्ट ग्रुप से मुलाकात, माइकल फ्रोमैन, डेनियल रसेल, मैक्स अब्राहम्स, जेफ एम स्मिथ, एल्ब्रिज कॉल्बी और गुरु साल्वे, इनसे मुलाकात हुई। ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हुई। वैश्विक राजनीति, दुनिया के इस वक्त के जो मौजूदा आर्थिक हालात हैं उनको लेकर डिस्कशन हुआ है। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहा इन मीटिंग्स के दौरान भी। आतंकवाद की चुनौती और वैश्विक अस्थिरता जो इस वक्त पूरी दुनिया में नजर आ रही है, उसको लेकर भी अहम चर्चा हुई है। ये हम अपने दर्शकों को बता दें, जिस तरह के हालात इस वक्त पूरी दुनिया में बनते हुए नजर आ रहे हैं वोरा साहब, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये मेल मुलाकातें कितनी अहम नजर आती हैं। आपने अभी जिक्र किया था यूक्रेन का, जनरल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। आपको मालूम है चीन ने भी अपना पीस प्लान बनाया था, डूब गया। ज़ेलेंस्की ने बनाया, डूब गया। यूरोप ने बनाया, डूब गया। अमेरिका ने बनाया, डूब गया। अफ्रीका ने भी अपना पीस प्लान दिया। भारत का पीस प्लान बड़ा सिंपल है, लड़ाई बंद करो, टेबल पर बैठ के बातचीत करो और दार्जिलिंग की चाय हम आपको पिलाएंगे, समाधान अपने आप निकलेगा। तो ये जो मीटिंग हो रही है बाइडेन साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, सर यूक्रेन का जिक्र जरूर होगा, किस तरह से आगे सकते हैं, बट मेनली बायलैटरल फोकस होगा। हम चीन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, कहावत है बुल इन द चाइना शॉप, तो चाइना ही बुल इन इट्स ओन शॉप है। चाइना इस समय, सर मैं क्षमा चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं, कठोर शब्द हैं, वो ऑटो डिस्ट्रक्ट पे है। उसका गुस्सा है, घमंड है, वो समझ नहीं पा रहा कि उसका एक भी दोस्त नहीं है। आज पुतिन उसका दोस्त है, लेकिन रूसी लोग प्यार नहीं करते पिंग पोंग से, जो भी चीन का लीडर है। सर एक चीज मैं कह रहा हूं, भारत जो भी गेन करे इन संबंधों से, चाहे वो अमेरिका के साथ बायलैटरल हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो, जो भी गेन करे भारत का जो भी कद बढ़े, लेकिन जो दुनिया की उम्मीदें हैं उन देशों से जिनसे संबंध अच्छे हो रहे हैं, प्रगाढ़ हो रहे हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उसको फुलफिल करने में हम कितने सक्षम होंगे और हमारे सामने क्या चुनौतियां होंगी। भाई अमेरिका की भी एक्सपेक्टेशन है, यूरोपियन कंट्रीज की भी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम ही गेन करेंगे। हमने किसी को गाली नहीं दी है, ना पुतिन को दी है, ना ज़ेलेंस्की को दी है, ना अमेरिका को दी है, ना यूरोप को दी है। इसीलिए दुनिया हम पे भरोसा करती है। सर इंटरनेशनल रिलेशंस में दो चीजें होती हैं, एक भरोसा होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, और ये सब भारत में है। मैं तो आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए, आई वुड नॉट बी सरप्राइज। और अगर जो बाइडेन एक मोदी जैकेट पहन के आ जाते हैं मीटिंग पे, मुझे हैरानी नहीं होगी। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स दिस मैन, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, रूस के जंगी अभियान से नेटो में कितनी हलचल है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नेटो में दरअसल टेंशन है। नेटो चीफ ने कहा खत्म हो रहे हैं हथियार। नेटो ने पहली बार माना पश्चिम को युद्ध से भारी नुकसान हो रहा है, यानी नेटो भी अब ये मान रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज को भी इस युद्ध के चलते खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो देखिए, नेटो की जो चिंता है उससे अब आपको वाकिफ करा दें। नेटो के हथियार खत्म, यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने पहली बार यह माना है। देखिए, इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, इतने महीने गुजर गए, लेकिन पहली बार यह बयान, यूक्रेन युद्ध से नेटो के वेपन स्टॉक पर असर पड़ा है। हथियार कम पड़ने लगे हैं, बड़े पैमाने पर अमेरिका, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इतने महीनों से यह जंग जारी है। यूक्रेन युद्ध से पश्चिमी देशों का स्टॉक खाली हो रहा है। यह कहा गया है वेपन स्टॉक को लेकर तुरंत एक्शन लेना होगा, यह कहा गया है नेटो चीफ की तरफ से। वो नेटो जो कि यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है, जिसकी बदौलत यूक्रेन इस जंग में टिका हुआ है, वो नेटो कह रहा है कि वेपन स्टॉक को लेकर हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। रवि बिल्कुल। और देखिए, एक और अहम अपडेट हम आपको देते चलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में भारत की अगर बात करें तो नेटो
ने भी धीरे धीरे ये एक्सेप्ट किया है, भारत की जो मजबूत स्थिति बढ़ती जा रही है। राजेश सर, ये सवाल यहीं से उठ रहा है कि नाटो की जो सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग होती जा रही है। ऐसे में नाटो के द्वारा भारत की शक्ति को, भारत की पोजीशन को, भारत के ग्लोबल स्टेटस को रिकॉग्नाइज करना कैसे देखते हैं आप? और तो एक क्वाड भी बन गया जिसको चाइना कहता है कि भाई ये तो एशियन नाटो है, जिसमें भारत एक इंपॉर्टेंट मेंबर। ज़रूर, पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नेटो का स्टॉक ख़त्म हो रहा है वो इस वजह से है क्योंकि रशिया ने जब अपनी युद्ध की तैयारी की थी तो उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्रीज़ को वॉर की तरफ ओरिएंटेट किया था और उनके पास रॉ मटेरियल भी हैं। अब नेटो की जो जितनी फैक्ट्रीज थी काफ़ी दिनों की शांति के बाद वो बंद पड़ी थी और उनके पास रॉ मटेरियल स्टॉक भी नहीं था, तो रॉ मटेरियल अब रशिया से आना बंद हो गया है, तो उनको ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स लेने में टाइम लग रहा है, इसलिए उनकी प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रही है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो जहाँ तक आर्टिलरी शेल्स का है, अगले साल रशिया 5 मिलियन आर्टिलरी शेल्स बनाएगा, ये उनकी कैपेसिटी है और नेटो की कैपेसिटी उसकी 1/5 है, तो नेचुरली उनके स्टॉक कम हो रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, वो इंडिया की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की तरफ देख रहे हैं, इंडिया की रोल की तरफ देख रहे हैं, इंडिया के जो स्ट्रेंथ्स हैं उनकी तरफ देख रहे हैं कि ये कैसे इनको जो है फोकस किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन वोरा साहब देखिए, मेरी दिलचस्पी और मेरे जैसे तमाम करोड़ों लोग होंगे दुनिया भर में जिनकी दिलचस्पी इस बात को लेकर होगी कि रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर क्या होगा, इस मुलाकात में फॉर्मूला क्या निकल सकता है। आज की तारीख में भारत के दबदबे को अमेरिका भी मानता है, रशिया भी मानता है, यूक्रेन तो मानता ही है, दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क भी मानते हैं। ऐसे में रास्ता कैसे निकल सकता है, क्या निकल सकता है, वो फॉर्मूला क्या होगा? बातचीत ही फॉर्मूला निकालेगी। आप ये जानते हैं कि भारत का काफ़ी धरती हमारी चीन के कब्जे में है, कुछ पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन हम जंग नहीं कर रहे उसको वापस लेने के लिए। हम जानते हैं कि पीसफुल कोई फॉर्मुलेशन, पीसफुल मेथड कोई निकलेगा बातचीत के जरिए, जिससे हम इस समस्या का समाधान करेंगे। ये प्राइम एग्जाम्पल्स हैं, ये पूरी दुनिया के सामने हैं और मेरा विश्वास है। सर, आपने कहा कि पुतिन साहब ने कहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करूंगा अगर उसके देश की अखंडता पर खतरा होगा। सर, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। मैं कहना जाएंगे तब बातचीत करेंगे। मैं इतना कहना चाहता था आपसे सर कि रूस की अखंडता को यूक्रेन से कोई खतरा नहीं है। आपको याद होगा जब सोवियत संघ टूटा था, पुतिन साहब ने कहा था ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फिर नेटो बढ़ता गया, लेकिन पुतिन का ध्यान चेचनिया पर था, वो रशियन फेडरेशन की यूनिटी को बरकरार रखना चाहता था। आज भी यही कहता है, मुझे कमजोर करने की कोशिश करे नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी अखंडता को तोड़ा तो फिर मैं काबू में नहीं आऊंगा। वो सही कह रहा है। और देखिए, इस बीच जैसा कि बोरा सर कह रहे थे कि बातचीत से इसका हल निकलेगा, लेकिन देखिए चेतावनी क्या आई है। नाटो को रूस की अंतिम चेतावनी। सर्गेई लावरोव ने क्या कहा है? नाटो युद्ध चाहता है तो हम तैयार हैं। भाषा अभी युद्ध की ही है। पश्चिमी हथियारों से हमला हुआ तो निर्णायक जवाब देंगे, ये कहना है सर्गेई लावरोव का। यानी कि रूस की तरफ से नाटो को ये सीधे सीधे चेतावनी है। कैसे बात सर, बात हो रही है कि बात से ही बात बनेगी, लेकिन यहां तो दो हाथ करने के लिए हर दिन एक नया अल्टीमेटम दिया जा रहा है। एक बार फिर से अंतिम चेतावनी नाटो को। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि ये लड़ाई एक निर्णायक रूप में पहुंची है और जिस प्रकार से अभी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है वो फिजल आउट हो गया है। हथियारों की कमी है यूरोप में, नाटो कंट्रीज जैसे। सच्चाई तो ये है, जर्मनी के जो ओलफ स्कोल्ज है उसने बोला 20,000 के करीब हमारे पास आरटी के राउंड हैं, हम इनको दें यूक्रेन को या कल को हमारे ऊपर हमला हो गया तो कौन बचाएगा। तो ये एक प्रकार से प्रॉब्लम आ गई है नाटो में कि आज उसके पास हथियारों की कमी है। और यही अब रूस जो है उसमें बिल्कुल ठीक बोला कि उसकी जो वार इंडस्ट्री है, आर्मामेंट इंडस्ट्री 24/7 काम कर रही है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि यह लड़ाई अगर क्रीमिया की तरफ जाती है, देखो आपको यह बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, बिल्कुल सही सर, हमारे पास थोड़ा सा कम है। प्रसून जी, जल्दी से एक पॉइंट रह रहा है, यूएनएससी में भारत की सदस्यता को लेकर भी बात बनती नजर आ रही है क्या? एक बार फिर पीएम मोदी ने जोर शोर से उठाया ताजा इंटरव्यू में इस मसले को। जी बिल्कुल 100%। और अगर यूएनएससी भारत को नहीं लेगा तो उसकी प्रामाणिकता और इन्फ्लुएंस ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। इतने बड़े 1 बिलियन के देश को अगर वो बाहर रखेगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और भारत ने अपना स्टैंड ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो ये यूएनएससी का लॉस है अभी तक जो भारत उसमें नहीं है।
अगर यूएन का चार्टर पढ़े प्रेसिडेंट साहब, आप भी जानते हैं, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो 1.4 बिलियन पीपल को तो आप भूल ही गए हो। बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल इस पर भी यानी बात हो सकती है। और भारत जिस तरह से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है, उस पर अब देखना होगा कि यूएन में रुख क्या होता है। हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के दबदबे को सारे बड़े मुल्क पहचानते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन मुलाकातों में अब होगा क्या, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार अमेरिका में मौजूद है और पल पल की अपडेट से आगे भी आपको वाकिफ कराते रहेंगे।